कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान पृथ्वी हमारा आवास में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से खगोलीय पिंड हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, यानी चारों खगोलीय पिंड हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनके पास अपनी ऊष्मा का तथा प्रकाश होता है उन्हें खगोलीय पिंडों का तारा कहते हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसें से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो देखेंगे रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष से संबंधित अर्शा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक्षत्र मंडल। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। अर्शा मेजर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि यानी 7 तारों का समूह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्शा मेजर के भाग हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें खगोलीय पिंडों का ग्रह कहा जाता है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती हैं। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन देखेंगे पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये कथन सही है। दूसरा कथन है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है, जो गलत है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम सबसे पहले बुध है, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण, इसके बाद हो जाएगा नेपच्यून यानी वरुण। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो इसमें देखेंगे कौन से आंतरिक ग्रह हैं। तो बुध, शुक्र,
मंगल, और बृहस्पति जो है वो आंतरिक ग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 जो कि आंतरिक ग्रह है, बुध, शुक्र, मंगल। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। वे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं एवं चट्टानों से बने हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से बाह्य ग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कूट के हिसाब से उपयुक्त सभी, यानी बृहस्पति, नेपच्यून यानी इसके हो जाएगा शनि और यूरेनस यानी अरूण। तो बृहस्पति, वरुण, शनि, अरूण यानी चारों बाह्य ग्रह हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। वह ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाह्य ग्रह हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। इनमें नीचे दिए गए जो कथन है और कारण पर उस विचार करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे, जो फर्स्ट कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रह में सबसे कम है, जो एक कथन है। और इसका कारण है यानी आर, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। बुध सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपच्यून यानी वरुण। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस व 2003 यूबी 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। इसमें कथन और कारण पर विचार करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट, पृथ्वी के आकार को भूआज भी कहा जाता है, जो सही है। और इसका कारण है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ये भी सही है। तो देखेंगे कूट के हिसाब से कौन सा आंसर सही हो जा रहा है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआज कहा जाता है। भूआज का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ जल एवं पृथ्वी की उपस्थिति है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो कथन है
अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है, जो गलत है। और दूसरा कथन है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देती हैं, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2, यानी दोनों कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, यानी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पे हरे रंग की नहीं दिखाई देती है, नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, यानी सौरमंडल का निर्माण ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड से मिलकर होता है। तुम्हारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है, जो कि सही है। दूसरा कथन है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश या ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य की अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद हमें लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घवृत्ताकार। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह बृहस्पति एवं बुध है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस यानी अरुण। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। शुक्र और यूरेनस की परिक्रमा की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन है बृहस्पति शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, जो सही है। दूसरा कथन है ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा यानी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो कूट में देखेंगे कौन कौन से सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 यानी बुध और शुक्र सही होगा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए ग्रह में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति यानी सबसे अधिक चंद्रमा बृहस्पति के पास है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। शनि के चंद्रमा की संख्या 62 है, बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या 69 है और मंगल के चंद्रमा की संख्या 2 है। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 27 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, बृहस्पति में है। इसमें पूछा है सबसे ज़्यादा किस में है, तो बृहस्पति में है। और सबसे कम पूछेगा तो मंगल के चंद्रमा की संख्या सबसे कम है यानी 2 है। तो हमारा हो जाएगा सबसे छोटे में मंगल और सबसे बड़े में बृहस्पति। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, जो कथन गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन फर्स्ट सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, अतः कथन 2 असत्य है। देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट है प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोलीय शास्त्र कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। अब इसमें देखेंगे कथन एवं कारण पर विचार करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इसमें फर्स्ट कथन है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जो कि सही है। और इसका कारण है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है, जो कि इसका कारण जो है वो गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय के बराबर ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई
1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। स्रोत में देखेंगे नासा के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जबकि NCERT कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के अनुसार 21 जुलाई 1969। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, जो सत्य है। और दूसरा कथन है, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि लाखों तारों का समूह है, को आकाश गंगा कहते हैं, जो सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही है। अब इसके देखेंगे व्याख्यात्मक पक्ष को। तो उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी, जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई है, यानी दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इनमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है, जो सत्य है। दूसरा कथन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, जो सत्य है। तीसरा कथन है, विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को देशांतर कहते हैं, जो गलत है। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड कथन सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, जो कि सत्य है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। केवल कथन 1 और 2 ही सत्य है। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त की ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहा जाता है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कर्क रेखा 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर और मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण और उत्तर ध्रुव वृत्त 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव वृत्तांत हो जाएगा 66 सही 1/2 दक्षिण। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। और देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री उत्तर, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं, जिसमें फर्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 सही 1/2
डिग्री उत्तर, और सेकेंड है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23/1/2 दक्षिण, और तीसरा है विषुवत वृत्त के 66/1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त, और चौथा देखेंगे विषुवत वृत्त के 66/1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त यानी अटलांटिक वृत्त। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखेंगे कौन से सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध है, जो सही सुमेलित नहीं है। और दूसरा है कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही, यानी उपयुक्त जो कथन है तीनों वो सही सुमेलित नहीं है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण वृत्त ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंधन कहा जाता है। अभी देखेंगे नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इस पे विचार करना है। तो फर्स्ट कथन है विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं, जो सही है। इसके बाद देखेंगे दूसरा कथन सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है, जो कि गलत है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्षांशों को अंशों से मापा जाता है तथा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किमी होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशांतरी यामोत्तर रेखाएं। अब देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यानी यामोत्तर रेखाएं कहते हैं। किसी भी स्थान की सही स्थिति बताने के लिए अक्षांश के अलावा यह जानना आवश्यक होगा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली देशांतर यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो यामोत्तर के बीच की दूरी विषुवत वृत्त पर अधिकतम 111.3 किमी तथा ध्रुवों पर न्यूनतम 0 किमी होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रमुख यामोत्तर। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक समान होने के कारण इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए।
इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं तथा इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, अर्थात यह स्थान मानक समय निर्धारित करने का आधार बना। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस कूट का प्रयोग करके देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है, 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही दिशा पे स्थित है, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है तथा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तृतीय रेखा के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कूट के प्रयोग से विचार करना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें कथन ए पढ़ेंगे, ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों का समय पीछे होता है, जो कथन सही है। दूसरा कथन है, इसका कारण यानी पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ये गलत है, यानी कथन का कारण गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मिनट। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा 20 मिनट। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत के किस यामोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अब देखेंगे नेक्स्ट इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। तो इसका व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। इसीलिए यह आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। भारत में 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटा 30 मिनट आगे। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। भारत का मानक समय यामोत्तर ग्रीनविच से 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत के में शाम के 7:30 बजे होंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ।
अब पृथ्वी की गतियाँ में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार करना कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें फर्स्ट कथन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन का नाता है, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं, ये भी कथन सही है। तो हमारा दोनों कथन सही है। इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमण को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, अतः दोनों कथन सत्य हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 सही 1/2 अंश। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रदीप्ति वृत्त किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के किस तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर अयनांत। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की एक तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, उस पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं, ये कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दो कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है, अतः कथन 1 और 2 सत्य हैं, जबकि कथन 3 असत्य है।
उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में ही क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्वत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, ये भी कथन सही है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब कि तीनों सही हैं, यानी उपयुक्त सभी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। तो उपयुक्त तीनों कथन सत्य हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती हैं, इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरत ऋतु होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती हैं। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, लीप वर्ष यानी अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 366 दिन। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। सुविधा के लिए हम वर्ष में 365 दिन गिनते हैं और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अर्थात 1 दिन का अंतर हो जाता है। इससे अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मानचित्र, यानी हम मानचित्र को पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है? तो इसमें देखेंगे भौतिकी मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है। तो पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, यानी पर्वत, पठार, मैदान, महासागर को भौतिकी मानचित्र में शामिल किया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। और जो पांचवा है देश या राज्यों की सीमाएं, इसको शामिल नहीं किया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी की प्राकृतिक जैसी आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिकी या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक मानचित्र। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, थीमेटिक मानचित्र में किसे किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें देखेंगे थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है। तो सड़क मानचित्र को, वसा मानचित्र को और वन तथा उद्योगों के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को, यानी तीनों कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। कुछ मानचित्र हमें विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वसा मानचित्र, रेलवे मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट, मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी चारों ऑप्शन सही होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे।
मानचित्र में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। बीच के 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान को सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मानचित्र के संदर्भ में रूढ़ प्रतीक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन प्रतीकों के उपयोग के संदर्भ में यानी संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, यानी जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। अब देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। प्रतीक मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनके अध्ययन करना आसान होता है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। इन्हें रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं उन्हें रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ये कथन सत्य है। दूसरा कथन है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। रेखा चित्र मानचित्र के अंतर्गत कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। अतः दोनों कथन सत्य हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाएं को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी जलमंडल में जल की कौन सी अवस्थाएं को सम्मिलित किया जाता है? तो जल, बर्फ, जलवाष्प, यानी तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, जयमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? तो जयमंडल के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल परिमंडल शामिल हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देख लेते हैं। पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र जहाँ तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं जयमंडल कहलाते हैं। इसी परिमंडल के सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अतः यह सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। स्थल की ऊंचाइयों को समुद्र तल में से मापा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा है
K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है जो समुद्र तल से 8,611 मीटर ऊंचा है। तीसरा कंचनजंगा है जो समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। नोट में देखेंगे कुछ स्रोतों में माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर तथा कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर मिलती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कुछ स्रोतों में 11,033 मीटर भी मिलता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के सही अनुसार क्रम कौन सा है? तो इसमें देखेंगे कि पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। पृथ्वी के महाद्वीपों का आकार के अनुसार क्रम है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत और यूराल नदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 2। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। यूरोप और एशिया एक ही भूभाग के रूप में दिखाई पड़ते हैं जो यूराल पर्वत और यूराल नदी के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, पर व्यवहारिक रूप से यूरोप और इस एशिया को दो अलग महाद्वीप में समझा जाता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त तीनों गुजरती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत वृत्त गुजरती है। विषुवत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वेज नहर। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। 1869 में इस नहर को जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, जिसके कारण यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। अब देखेंगे नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पनामा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पनामा देश की पूर्वी सीमा में एक सक्रिय स्थल से जुड़े हैं जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है तथा यह स्थल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखेंगे कौन कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, इस महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, जो कि गलत है। और दूसरा कथन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है, जो कथन सही है। तीसरा कथन है, इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 2 और 3 यानी 2 और 3 कथन सही है। अब देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। तो कथन 1 असत्य है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जबकि कथन 2 एवं 3 सत्य है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये कथन असत्य है। दूसरा कथन है, यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। तो ये कथन सही है। तो कूट में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अतः कथन 1 असत्य है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसीलिए यहाँ अस्थायी मानव निवास नहीं है, अतः कथन 2 सत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम कौन सा है? तो कूट के हिसाब से देखेंगे सही क्रम कौन सा है। तो फर्स्ट है प्रशांत महासागर, यानी प्रशांत महासागर फर्स्ट पे आ जाएगा, और सेकेंड पे आ जाएगा अटलांटिक महासागर, और थर्ड पे आ जाएगा हिंद महासागर, और फोर्थ पे आ जाएगा दक्षिण महासागर, और 5 पे आ जाएगा आर्कटिक महासागर। यानी सबसे पहले होगा प्रशांत महासागर, सेकेंड होगा अटलांटिक महासागर, और थर्ड होगा हिंद महासागर, 4 होगा दक्षिण महासागर, और 5 होगा आर्कटिक महासागर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3, 2, 4, 5। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। तो विशाल जलाशय जो महाद्वीप के द्वारा एक दूसरे से अलग है, महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित है? यानी जो नीचे दिए गए कथन है तीनों, वो देखेंगे किस महासागर से संबंधित है। तो फर्स्ट कथन है, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैली है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। अब सेकेंड देखेंगे, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। और थर्ड देखेंगे, इस महासागर की एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। तो देखेंगे तीनों जो कथन है किस महासागर से संबंधित है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। यानी जो तीनों कथन है वो प्रशांत महासागर से संबंधित है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ लें। तो उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गढ़ प्रशांत महासागर में ही स्थित है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन ए और इसका कथन कारण आर का विचार करना है। तो फर्स्ट है,
अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पतनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। जो कथन सही है और इसका जो कारण है आर, देखेंगे सही है कि नहीं है। तो देखेंगे अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है, जो कि गलत है। तो यानी कथन ए सही है और इसका जो कारण आर है वो गलत है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ लें। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की स्थिति से यह सबसे व्यस्त महासागर है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन ए का विचार, इसका कारण जो आर है उस पर विचार करेगा कि सही है ए कथन कि नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि कथन ए क्या कह रहा है। तो कथन ए कह रहा है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापमान कहते हैं, जो सही है। और इसका कारण देखेंगे कि कारण आर ए का क्या कह रहा है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो ये भी इसका कारण सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी जो आर है उस ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। नीचे दिए गए युग्मों को सम्मिलित कीजिए। तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है और अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के अक्षर यस के समान है और हिंद महासागर त्रिभुजाकार आकृति वाला है और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी वर्णमाला के यस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.1/2 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। वायुमंडल में मध्य मंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल और आयन मंडल। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों रेडियो सांडे, रवि सांडे, रडार उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किमी तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल के से 800 किमी ऊंचाई तक वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है
वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती हैं, जो कथन सही है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती हैं, ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब देखेंगे इसकी व्याख्यात्मक पक्ष को। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य सभी गैसें हैं। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें फर्स्ट प्रश्न होगा पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण में पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण। व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। दूसरी या बाह्य प्रक्रियाओं स्थल के लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो देखेंगे कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो फर्स्ट कथन है पृथ्वी की सतह से के टूटकर जिसे जाने का अपरदन कहते हैं, यानी पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, ये भी कथन सही है। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। यह दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अप्लेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। भारत का हिमालय भी वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट कथन देखेंगे, जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन है पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहते हैं, तो ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। पर्वत एक ऐसा क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं। अब देखेंगे नेक्स्ट, जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वलित पर्वत। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे।
जिन पर्वतों की सतह उबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होते हैं उन्हें वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो इसमें देखेंगे कौन सुमेलित हैं, तो यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत से जो सुमेलित नहीं है, और वासजेस पर्वत भ्रसोत्तथ पर्वत से जो सुमेलित है, और माउंट किलिमंजारो पर्वत ज्वालामुखी पर्वत से जो सुमेलित है, और जो लास्ट वाला 4 है फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत से जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 जो सही सुमेलित हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। उत्तर अमेरिका का अपलेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा भ्रसोत्तथ पर्वतों का निर्माण होता है, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे। प्रशांत महासागर में स्थित मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की तहत के नीचे स्थित है। की ऊंचाई 10,205 मीटर माउंट एवरेस्ट से भी अधिक है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिब्बत पठार। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को देखेंगे तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों से एक है। अब देखेंगे केन्या, तंजानिया तथा युगांडा पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट कथन है, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने। ये कथन सही है। दूसरा कथन है, मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो ये भी कथन सही है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ धोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है।
इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसीलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत। इसमें फर्स्ट प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर और तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। अब देखेंगे नेक्स्ट, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। अब देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। तो भारत की देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये देश हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तो निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बांग्लादेश। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं? तो इसमें देखेंगे कौन से राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। तो सिक्किम और त्रिपुरा, यानी सिक्किम और त्रिपुरा भारत के 3 राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हुए हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 एवं 4। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन के 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 राज्य। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। तो देखेंगे जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान। उत्तराखंड नेपाल और चीन से। सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन से। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान एवं म्यांमार से। और असम भूटान और बांग्लादेश से। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत स्थित है, यानी विंध्य पर्वत श्रेणी है, तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं। तो फर्स्ट कथन है, तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, जो कथन सत्य है। दूसरा कथन है, तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये कथन गलत है। तीसरा कथन है, तापी नदी उत्तर में अजंता और
सतमाला पर्वत अवस्थित है, तो ये भी कथन गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल वन जो है वो सही है। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो देखेंगे केवल कथन वन सत्य है तथा कथन 2 और 3 असत्य है। तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमांचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। उपयुक्त में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो इसमें देखेंगे कौन सी नदी डेल्टा बनाती है। तो महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, यानी चारों नदी डेल्टा बनाती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा और कावेरी नदी ये सभी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें देखेंगे कौन से कथन सत्य हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो सत्य है। दूसरा है इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सत्य है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। यानी जो सुंदरवन का डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। अब देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित। देखेंगे भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जिसमें फर्स्ट प्रश्न होगा मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरबी भाषा। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों 30 से 35 वर्ष में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर
तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो इसमें नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार करना है। कथन ए कह रहा है भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जो सही है। और कारण आर कह रहा है भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पर्वत से होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब देखेंगे इसके व्याख्यात्मक पक्ष को। तो भारत की जलवायु को मानसून जलवायु कहते हैं क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पर्वत से होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थान की स्थिति, उसकी ऊंचाई और समुद्र से दूरी और उच्चावच। यानी किसी स्थान की जलवायु से निर्धारण करने में स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावच महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इसके व्याख्यात्मक पक्ष को पढ़ेंगे तो देखेंगे किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है।